तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल साइंसिस्ट पे, जिसमें हम बात करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे। तो आज हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं मोस्ट फंडामेंटल चैप्टर्स ऑफ एंटायर केमिस्ट्री, एंटायर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उसमें हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल हम छोटी क्लास में हमने उसका बेसिक इंट्रोडक्शन ले लिया था, जिसमें हमने बात की थी हमारे कुछ साइंटिस्ट के बारे में, जो कि थे न्यूलैंड, डोबेरेनर और मेंडलीव। इन तीन साइंटिस्ट के बारे में हमने कुछ जाना था, और उसके बाद हमने एक बेसिक फ्रेम डिज़ाइन कर लिया था हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, तो आज हम इसी हिस्ट्री को फिर से रिवाइज करने वाले हैं, और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा बातें जानेंगे जो कि हमारी सारी साइंटिस्ट के वर्क और उनके जो उन्होंने केमिस्ट्री के लिए काम किया है उसको भी हम आराम से बता पाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं एंशियंट टाइम की कि हमारे पास कौन से एलिमेंट्स पहले से पता थे, तो वो एलिमेंट्स हमें पता है क्योंकि हमने बहुत जगह देखा है, और हमारी बेसिक नॉलेज में भी होता है कि हमें पता है भाई सोना, चांदी, ठीक है, इसके अलावा कॉपर, मरकरी, लेड, टिन, ये सब बहुत पहले से चलते आ रहे हैं ना। ये हमें पता है कि हाँ ये तो बहुत टाइम से है, ये किसी भी डिस्कवरी के लिए नहीं वेट कर रहे थे, क्योंकि ये मोस्ट बेसिक एलिमेंट्स है और ये हमें पता थे पहले से। तो अब ये बात आती है कि कौन सा पहला ऐसा एलिमेंट था जो कि डिस्कवर किया गया था, तो वो एलिमेंट था फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस हमारा पहली बार डिस्कवर हुआ था कोई भी एलिमेंट, और वो हुआ था 1649 में। 1649 में जब पहला एलिमेंट डिस्कवर हुआ, उसके 150 साल तक लगभग हमारे पास 31 एलिमेंट्स नोन थे। ठीक है, और तब हमारे पास मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड हो सकते थे, जो कि हमारे एक साइंटिस्ट लेवॉइजर ने किया भी। लेवॉइजर ने क्या किया कि दो तरह के एलिमेंट्स को बता दिया, एक होते हैं मेटल्स, दूसरे होते हैं नॉन मेटल्स। एलिमेंट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करने के बाद इन्होंने बताया कि मेटल्स हार्ड होते हैं, नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं। मेटल्स के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं, नॉन मेटल्स के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। और इसके बाद उन्होंने ये बोला कि मेरी थ्योरी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो उसके बाद नई जब इन्वेंशंस हुई, नई डिस्कवरीज हुई, तो हमारे पास कुछ मेटेलॉइड्स आए। मेटेलॉइड्स के साथ ये स्पेशलिटी थी उनकी कि वो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ शो कर रहे थे। तो उस वक्त जो भी केमिस्ट्री के बाकी साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बोला कि अब इनको आप मेटल्स में डालोगे या फिर नॉन मेटल्स में डालोगे। तो उनके पास ये कंफ्यूज हो गए और उनकी थ्योरी वहाँ पे फेल हो गई। तो फेल होने के बाद हमारे पास नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं, वो थे हमारे डोबेरेनर। डोबेरेनर ने लगभग अपनी थ्योरी जो रिप्रेजेंट की वो की थी 1829 में। 1829 तक हमारे पास काफ़ी एलिमेंट्स नोन थे, लगभग 40 to 45 एलिमेंट्स नोन थे। ठीक है, तो इसके बाद इतने एलिमेंट्स नोन थे, पर इन्होंने अपनी जो थ्योरी थी उसमें बहुत ही कम एलिमेंट्स को लिया, सिर्फ 9 to 12 एलिमेंट्स को लिया। इन्होंने 4 ट्रायड्स बताए, 4 त्रियाद बताए, आप जो भी कहना चाहे कह सकते हैं। 4 ट्रायड्स बताए, और उनमें 12 एलिमेंट्स को कवर किया, और एक ट्रायड में 3 एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो मेरा पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट और फिर तीसरा एलिमेंट। और जो साइड के 2 एलिमेंट्स थे, उनका जो एटॉमिक मास का एवरेज था वो इक्वल था किसके, बीच वाले के एटॉमिक मास के। ये इनके बेसिक प्रिंसिपल था ट्रायड को बनाने का। अब उन्होंने 4 ट्रायड दिए, तो उनकी लिमिटेशन यही होगी कि लोगों ने कहा कि ये कोई थ्योरी नहीं होती जो कि सिर्फ कुछ एलिमेंट्स को ही क्लासीफाई करे। तो वहाँ पे इनकी थ्योरी फेल हो जाती है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही कम एलिमेंट्स को ही बताया था। जैसे मैंने ये आपको ट्रायड यहाँ पे समझा दिया कि साइड के 2 का जो मास का एवरेज होगा वो बीच वाले के इक्वल होगा। ठीक है, पर इन्होंने कुछ बहुत ही कम एलिमेंट्स को ही अपनी क्लासिफिकेशन में इन्वॉल्व किया था। फिर हमारे पास आ जाते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट, जो कि थे हमारे न्यूलैंड। तो न्यूलैंड हमारे ये कहते हैं कि उन्होंने अपने ऑक्टेव्स दिए। ऑक्टेव्स का क्या मतलब होता है कि वो म्यूजिकल नोट्स की तरह थे। जैसे हमारे यहाँ भी 7 सुर नहीं होते, सा रे गा मा पा धा नी, फिर वापस आ जाता है सा। इसका मतलब क्या होता है कि पहला और 8वां सुर सेम होते हैं। ठीक है, मतलब क्या होता है कि पहला जो सुर होगा वो 8वें को रिप्रेजेंट करेगा, रिजेंबल करेगा, सिमिलर होगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ शो करेगा, ऐसा। तो उन्होंने जो अपनी टेबल बनाई, उन्होंने अपनी टेबल ऐस फॉर्म में बनाई कि जो 8th एलिमेंट आए वो पहले के जैसी प्रॉपर्टीज़ शो कर रहा हो। तो सॉरी
उस वक्त तक जो भी डिस्कवरीज हो रही थी एलिमेंट्स की, वो हो रही थी रिएक्टिविटी के बेसिस पे। तो रिएक्टिविटी के बेसिस पे जब इन्वेंशंस या डिस्कवरीज हो रही थी ना, तो दिक्कत बस ये थी कि नोबल गैसेस तब तक डिस्कवर ही नहीं हुई थी। तो नोबल गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो जब नोबल गैसेस की डिस्कवरी हो गई तब क्या हो रहा था, दिक्कत की जो नोबल गैसेस की पोजीशन के अलोंग जो फर्स्ट के बाद 8th एलिमेंट आ रहा था वो नोबल गैस आ रहा था। और किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ नोबल गैस के सिमिलर नहीं होती, सिर्फ नोबल गैस की प्रॉपर्टीज़ आपस में ही एक दूसरे के जैसी होती है। तो यहाँ पे ये लैग बिहाइंड कर गए। इसके अलावा ये कहाँ लैग बिहाइंड किए या इनकी कहाँ लिमिटेशन रह गई कि जब डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं, जैसा हमें पता है कि पहले एस ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, उसके बाद बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट तब शुरू होते हैं कि हमारे 4th कॉलम में, ठीक है। तो 4th कॉलम में हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट शुरू होते हैं, हमें पता भी है। जैसे कुछ ऐसा होता है कि पहले एल्कली मेटल्स आते हैं, फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आते हैं, उसके बाद यहाँ हाइड्रोजन की पोजीशन एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरे कॉलम में फिर यहाँ से लेके यहाँ पे 10 एलिमेंट्स आ जाते हैं डी ब्लॉक के, ठीक है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जब तक नहीं आते तब तक तो इनकी थ्योरी सही काम कर रही थी। मतलब क्या होता है कि यहाँ कैल्शियम आता है, कैल्शियम तक इनकी थ्योरी सही काम कर रही थी। स्कैंडियम के बाद इनकी थ्योरी फेल हो गई। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फिर 10 एलिमेंट्स एक्स्ट्रा आने पे 18th एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इनकी थ्योरी फेल हो जाती है। इसके बाद आते हैं हमारे लोदर-मेयर का क्लासिफिकेशन। लोदर-मेयर ने क्या किया, एक ग्राफ बनाया एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में। अब ये ग्राफ में क्या बात थी, इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, इनके अंदर लिमिटेशन निकालना बहुत ही मुश्किल था, और इन्होंने बहुत ही डेटा बेसिस काम किया था। डेटा बेसिस काम में दिक्कत बस यही होती है कि वो थ्योरेटिकल फॉर्म में तो बहुत अच्छा लगता है, पर प्रैक्टिकलिटी वो इतना अच्छा नहीं होता। कैसे कि उसके लिए बहुत सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें एक ग्राफ को बनाने के लिए, है ना। और उनके प्रिंसिपल ये था कि ग्राफ में सिमिलर पोजीशन पे आने वाले एलिमेंट्स सिमिलर प्रॉपर्टीज़ को शो करेंगे। सपोज मैं बोलूँ कि सारे पीक पे जो भी एलिमेंट्स आएंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होगी, जो नीचे प्रॉपर्टीज़ है, जो वैली में या फिर डीप बॉटम में जो एलिमेंट्स आएंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होंगी, जो असेंडिंग स्लोप में एलिमेंट्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होंगी, जो डिसेंडिंग स्लोप में एलिमेंट्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ भी एक जैसी होगी। तो इनके हमें डिटेल में ये जानने की वैसे कोई खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एज सच यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता इन 4 थ्योरीज से। मेनली पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन कभी आ जाते हैं, और मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर। तो हम अभी बस सिर्फ फ्रेम बना रहे हैं हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक का, वहाँ तक पहुँचने का सिर्फ हम रास्ता ढूंढ रहे हैं और कुछ हिस्टोरिकल बातें जान रहे हैं बस, ठीक है। तो लोदर-मेयर का डिसएडवांटेज बस यही था कि उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए टू मच इन्फॉर्मेशन की नीड थी, और वो इतना ईजी नहीं होता, ठीक है। तो उसके बाद हमारे आ जाते हैं मेंडलीव। मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दी। मेंडलीव बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने लोदर-मेयर की थ्योरी से ये सीखा कि जो एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट है वो किसी भी एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है। जो कि आगे जाके हमें पता भी चला कि इन्होंने जो अपना पीरियोडिक टेबल का जो लॉ दिया वो ये था कि द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेज या एटॉमिक वेट्स। तो इनकी पीरियोडिक टेबल में क्या था कि इन्होंने बहुत ही अच्छी पीरियोडिक टेबल बनाई। इन्होंने लगभग सारे नोन एलिमेंट्स को अपनी पीरियोडिक टेबल में एक अच्छी सी जगह दी, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि मेंडलीव की इतनी अच्छी टेबल होने के बाद भी कुछ इनमें लिमिटेशन निकल जाती है, पर ये टेबल ही पूरा का पूरा फ्रेम बने हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, ठीक है। तो हेनरी मोज़ले ने जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी तो उन्होंने मेंडलीव की टेबल को ही सिर्फ हल्का मॉडिफाई ही किया था, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो बेस्ट टेबल थी आज तक की, जो हमारी पूरी केमिस्ट्री में मेन फंडामेंटल रोल प्ले करती है, वो थी मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव ने इतना अच्छा काम किया तो उनके कुछ हिस्ट्री के बारे में भी तो जानना ज़रूरी है हमें, तो उनकी हिस्ट्री हम अभी जानते हैं। तो जो मेंडलीव थे वो बचपन से ही मतलब उनकी जो ब्रिलियंस कहो या इंटेलिजेंस कहो बहुत ही अच्छी थी। उनके जो मदर थे वो उनकी ब्रिलियंस या इंटेलिजेंस से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड रहते थे, कि मतलब बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट था उनका अपनी मदर पे। तो उनके जो फादर थे वो एक प्रोफेसर थे जो कि बाद में ब्लाइंड हो जाते हैं, और उनकी
डेथ भी हो जाती है जब मेंडलीव अपने बचपन में ही होते हैं। तो उनकी जो माँ होती है वो ग्लास फैक्ट्री चला के उनका पालन वगैरह करती है। फिर 1 साल बाद उनकी ग्लास फैक्ट्री में आग लग जाती है और वो मेंडलीव का फ्यूचर स्पॉइल नहीं होने देना चाहती, इसलिए वो मेंडलीव को हॉर्स पे बिठा के 1200 माइल्स दूर मॉस्को लेके जाते हैं। ठीक है, वहाँ के स्कूल ऑफ साइंस में एडमिशन करवाने के लिए, पर मेंडलीव का एडमिशन वहाँ नहीं हो पाता, कुछ रीजंस की वजह से नहीं हो पाता। तो उनकी मदर वहाँ पे नहीं रुकती, उनके एडमिशन के लिए वो 400 माइल्स हॉर्स पे और जर्नी करके सेंट पीटरबर्ग में उनका एडमिशन करवाती है स्कूल ऑफ साइंस में, जहाँ से उनके फादर ग्रेजुएट होके फर्दर प्रोफेसर बने। ठीक है, तो उनका एडमिशन करवाने के कुछ टाइम बाद उनके मदर भी पास ऑन हो जाते हैं, पास बाय हो जाते हैं, वो नहीं रहते दुनिया में। तो उनके इस बलिदान को, उनके इस बड़े स्टेप को मेंडलीव हमेशा याद रखते हुए बहुत ही अच्छा काम करते हैं आगे केमिस्ट्री के फील्ड में, और एक बहुत ही ब्रिलियंट टेबल देते हैं। इनकी टेबल इतनी ब्रिलियंट थी कि जो एलिमेंट्स उस वक्त डिस्कवर नहीं भी हुए थे उनके बारे में भी इन्होंने सारा डेटा पहले से बता रखा था कि उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो छोड़ो, केमिकल प्रॉपर्टीज़ तक भी बता दी थी। ठीक है, उनके नाम तक इन्होंने रख दिए थे, इक्का बोरोन, इक्का एल्यूमिनियम। ठीक है, इसके बाद बात आती है कि मेंडलीव ने इनफैक्ट ये भी किया था कि किसी एक फ्रेंच साइंटिस्ट ने, ये एक रशियन साइंटिस्ट थे, किसी फ्रेंच साइंटिस्ट ने एक एलिमेंट की डिस्कवरी की थी और उस एलिमेंट की डिस्कवरी के बाद उसने कुछ डेटा को प्रपोज किया। तो उस डेटा में ना, डेटा जो था जो मेंडलीव के बताए हुए डेटा से मैच नहीं कर रहा था। तो मेंडलीव ने ये क्लेम किया कि जो डेटा नए साइंटिस्ट ने दिया है वो डेटा गलत है, मैं जो बता रहा हूँ वही डेटा सही है। और जब उस नए साइंटिस्ट के डेटा का रिकैलकुलेशन हुआ या फिर दोबारा डेटा की जब जांच की गई तो ये पता चला कि जो डेटा था वो गलत था और मेंडलीव ने जो डेटा बताया उससे ही मैच नया और सही डेटा आया। तो मेंडलीव की बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने, और अभी तक हमने सारी हिस्ट्री जान ही ली है और यहाँ से एज सच कोई क्वेश्चन नहीं आता। बस ये आपके लिए, जब आप ये जान लेते हो ना कि किसी भी टेबल या किसी भी इन्वेंशन के पीछे कितना काम हुआ है, कितनी लड़ाई हुई है, कितना स्ट्रगल हुआ है, तो उस सब्जेक्ट या उस टॉपिक को पढ़ने में उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चारों चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी और मेंडलीव का भी हमने एक अच्छी सी स्टोरी से उनके काम को अच्छे से जाना। और उसके बाद हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले मॉडर्न मेंडलीव्स की टेबल भी बनाएंगे और कौन सी एलिमेंट थे जिनका उन्होंने नाम रखा था जो मिसिंग थे, बाद में उनकी आने के बाद उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसे मैच हुई, उनके क्या नए नाम थे, ये सब भी जानेंगे। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।